everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हु डिस्कवर दिस इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ मॉडर्न टाइम, यानी आजकल के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हम लोग इसे घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी को लाइटिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए या फिर फ़ैन, कूलर, एसी इन सबको ऑपरेट कराने के लिए चाहिए होती है। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह में यूज़ करते हैं। स्टडीज़ के लिए आप लोग मेरी वीडियोस देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इंडस्ट्रीज़ में हमें बड़ी बड़ी मशीन्स को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रेन को पुल कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को एज्यूम कर पाना इट्स इम्पॉसिबल। सो इस चैप्टर में हम लोग उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, पावर किसे कहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग चार्जेस से। अगर हम लोग एक कॉम्ब लें, उसको अपने ड्राई हेयर पे रब करें, उसके बाद उनको पेपर के पीस के पास लाएं, तो पेपर के पीस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस अट्रैक्शन का क्या रीज़न है? जब हम कॉम्ब को रब करते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है रगड़ने की वजह से, और जो भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए कॉम्ब ने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। इसे और सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं। अब कॉम्ब भी मैटर होता है, पेपर के पीस भी मैटर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है उसको मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो इस अर्थ पर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी को ही ले लो, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। और नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एटम से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम लोग एटम की स्ट्रक्चर देखें, 9th क्लास में हम लोग पढ़े होते हैं, तो उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और चारों तरफ होती हैं क्लासेस। इन क्लासेस को शेल्स भी बोलते हैं। क्लासेस में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है न्यूक्लियस का? प्रोटॉन की वजह से। अब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दोनों का नंबर इक्वल होता है। इसकी वजह से कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई भी चार्ज शो नहीं करेगा वो। तो कॉम्ब रगड़ने से पहले कॉम्ब न्यूट्रल था, पेपर के पीस तो हमने रब ही नहीं किया तो ये तो न्यूट्रल ही है, यानी पूरा एटम है ये भी। जब हमने रब किया कॉम्ब को तो इसके आउटर मोस्ट सेल ब्रेक हो गए रब करने की वजह से, और उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर जमा हो गए वो कॉम्ब के पास। अब कॉम्ब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं। और पेपर के पीस वो भी एटम होते हैं, तो पेपर के पीस के न्यूक्लियस को वो अपने से अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से पेपर के पीस कॉम्ब पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं जबकि कुछ नेगेटिवली। जैसे अगर हम कॉम्ब की जगह ग्लास रॉड लें और ग्लास रॉड को हम सिल्क के क्लॉथ पर रब करते हैं, तो रब करने की वजह से ग्लास रॉड भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन इस बार उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? ग्लास रॉड जब हमने रब की थी तो उसके एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी फ्री हो गए, क्योंकि शेल तो ब्रेक हो गई रब करने की वजह से और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब सिल्क का क्लॉथ उन इलेक्ट्रॉन को अपने से अट्रैक्ट करा लेता है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इस सिल्क के क्लॉथ पर जमा हो गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर। तो ग्लास की रॉड पर कैसा चार्ज बचा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज बचा। तो इस तरह से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। ग्लास रॉड की जगह अगर हम एबोनाइट की रॉड लें और उसे वुलन क्लॉथ पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की रॉड भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन वो इस बार नेगेटिवली चार्ज होगी, यानी एबोनाइट की रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? जब हमने इसको रब किया था तो इस बार वुलन क्लॉथ के एटम के आउटर मोस्ट सेल ब्रेक हुई थी और उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, जो कि एबोनाइट की रॉड ने अपने से अट्रैक्ट करा लिए
और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एबोनाइट की रॉड पर हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और वुलन क्लॉथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है रब करने की वजह से और कोई नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी चार्जेस एक बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की। अब चार्जेस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, लाइक ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे प्लस माइनस ऑपोजिट चार्ज है, एक दूसरे के पास आएंगे, और प्लस प्लस सिमिलर है, माइनस माइनस सिमिलर है, तो ये एक दूसरे के दूर जाएंगे, यानी रिपल्शन होगा इनमें। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. So 1 कूलाम वो क्वांटिटी होती है चार्ज की जो एक चार्ज अपने से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करके लगाता है। इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास 2 चार्जेस हैं A और B, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, यानी या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। सो 1 कूलाम उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन की क्वांटिटी को कहते हैं जो एक चार्ज अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे दूसरे चार्ज पर अप्लाई करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें एटम कहते हैं। एटम में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ। अब किसी भी प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की ही यूनिट होती है कूलाम। तो कूलाम दोनों की कंबाइनली यूनिट है। सो इट इज़ बिगर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी किसी एक के चार्ज से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होती है, तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कितने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि एक कूलाम में, जैसे क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1c कूलाम अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है, 1c ऐसे ही रहेगा कूलाम अपॉन, हम लोग इसमें चार्ज लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं ऊपर 0 आ जाएगी, इस पावर को ऊपर पहुंचाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी 10 की पावर 19। तो अब हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 16। अगर एक ज़ीरो इधर लाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। इनको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर किसे कहेंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी जिन सब्सटेंस से इजीली फ्लो हो जाती है उनको कंडक्टर कहा जाता है। तो ज़्यादातर मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके ही वायर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने वायर देखा होगा, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है लेकिन अंदर मेटल होता है, तो वो मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इंसुलेटर किसे कहेंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, सो दे आर इंसुलेटर।
अब कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी एटम के न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड है, यानी कि बहुत डिफरेंस होने की वजह से इनका अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो आउटर मोस्ट लेयर ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो कंडक्टर्स में इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस एक ही पोजीशन पर रहते हैं, यानी रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, स्टेशनरी है, वो फ्लो होकर नहीं जाते हैं। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं और एक यूनिफॉर्मली पाथ होती है उनकी, यानी लगातार फ्लो होते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर के थ्रू आती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स लगातार मोशन में रहते हैं, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सब में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लें तो अभी हम लोगों ने देखा था कॉम्ब को रब किया था, ग्लास रॉड को, एबोनाइट रॉड को, तो इनमें किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स चलकर नहीं जाते, चार्जेस चलकर नहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जांपल है रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होती है स्काई में, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसकी वजह से होती है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है चार्जेस के फ्लो होने पर, यानी जब भी हम किसी कंडक्टर पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना शुरू कर देंगे, वो अपना प्लेस बदल रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम। तो जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े होते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो इसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस को मूव कराने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, यानी किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी हमें नहीं पता वो कहाँ रखा हुआ है, वहाँ से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W/Q, यानी चार्जेस को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन द 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है और इनको ये कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी कहा जाता है और V से सिंबलाइज किया जाता है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसका अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इसका अलग पोटेंशियल होगा। दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 बीकर हैं, बीकर A और बीकर B, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोनों के यहाँ पर बीच में एक बैरियर लगा हुआ है जिससे कि दोनों के मटेरियल आपस में मिक्स ना हो। अब अगर हम लोग बीकर A में वाटर फिल कर दें और बीकर B को एम्प्टी रखें, बाद में जब हम इस बैरियर को हटा देंगे तो वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा बीकर A से बीकर B की तरफ। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, यानी कि 2 उसमें पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसका अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इसका अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जैसे हमारे घरों में भी 2 वायर आते हैं, एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर।
लाइव वायर में करंट फ्लो होता है 220 वोल्ट का और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट का। तो ये डिफरेंस है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ज़्यादा से कम की तरफ, हायर टू लोअर। अगर नहीं होगा यानी इक्वल हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। जैसे अगर वाटर इन दोनों में इक्वल हो जाए तो ना ही बी से ए में आ पाएगा वाटर और ना ही ए से बी में जा पाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रखना ज़रूरी होता है ताकि करंट का फ्लो हो सके। तो एक बार डेफिनेशन देखें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वर्क क्या कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस बनाकर, यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस होना ज़रूरी है, और यही हम काम कर रहे हैं और उस काम को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो V इज इक्वल्स टू, इसे भी V से सिंबलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो हो जाएगा 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलाम। तो डेफिनेशन आ जाती है 1 वोल्ट की कभी कभी। सो हाउ विल यू डिफाइन 1 वोल्ट? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें चार्ज को पहुंचाना है, तो अगर हमें 1 कूलाम चार्ज को पहुंचाना है तो उसके लिए 1 जूल ऑफ वर्क करना ज़रूरी है, और इन दोनों को ही कंबाइनली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेज़र करते हैं, और वोल्टमीटर की 2 खास बात होती हैं। सबसे पहली तो हमेशा कंडक्टर से पैरेलल कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है तो वोल्टमीटर को यहाँ नहीं कंडक्ट करेंगे बल्कि पैरेलल किया जाता है। अब पैरेलल क्यों किया जाता है, उसको सीरीज़ में क्यों नहीं करते? क्योंकि वोल्टमीटर की हाई रेजिस्टेंस होती है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अगर करंट यहाँ कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और वोल्टमीटर को हमने सीरीज़ में लगा दिया तो वो खुद बहुत हाई रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जिसकी वजह से करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, यानी आगे कंडक्टर में करंट पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको पैरेलल लगाते हैं ताकि करंट यहाँ कंडक्टर में ही इजीली फ्लो होता रहे। तो वोल्टमीटर की 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे फर्स्ट, वो हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड होता है, और सेकंड, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। पैरेलल क्यों कनेक्टेड हुआ? ताकि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हाई रेजिस्टेंस की वजह से रुक नहीं जाए, सर्किट में इजीली फ्लो होता रहे। और हाई रेजिस्टेंस क्यों होती है? सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बहुत थोड़ा अमाउंट में ही वहाँ पर यूज़ करता है, वो ज़्यादा अमाउंट में उसका करंट नहीं होता। क्योंकि वोल्टमीटर तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वही करंट लेने लगेगा तो हमारे सर्किट का तो नुकसान होगा। इसीलिए हम इसको पैरेलल लगाते हैं और रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है।